दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और आशा करते हैं आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी और होनी भी चाहिए। अब कुंभ की भी समाप्ति हो चुकी है, सारी चीज़ें आपके सही सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने हो रही हैं और एक भ्रांति और भी दृष्टिगत हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अप्रैल में परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है आपको प्रोफेसर बनना है और उसके लिए पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ आपको लगना है। कहीं भी कोई भी थोड़ी सी चूक आपके लिए घातक हो सकती है। आइए इस टेस्ट सीरीज को देखते हैं, प्रश्नों का जवाब दीजिए, यहाँ पर इंटरेस्ट सुनिश्चित करते हैं। बहुत सारी बातें बीच में होती रहेंगी, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है इससे एक या दो प्रश्न आपको जो यूनिट 6 है उसका मिले आपको। जैसा कि मैं बताता हूँ आपसे, उस प्रश्नों को उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े। जीके के संदर्भ में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर इंटरेस्ट सुनिश्चित करने के पश्चात हम आपसे प्रश्नों के साथ मुखातिब हो रहे हैं और आपको बहुत सारे प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, प्रश्न अभी इंटरेस्ट सुनिश्चित हो गई है और उसके बाद नंबर यहाँ पर करते हैं और इसके बाद आपको प्रश्न दिखाई देंगे। लिमिटेड टाइम में आपको जवाब देना है और ये क्विज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए समय शुरू हो चुका है। चूँकि बहुत सारी बातें हैं इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा रखा है मैंने, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों से आपको अवगत भी कराना है। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 2024 में वित्त वर्ष 2025 के मौद्रिक नीति के तहत बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो दर क्या रखा गया है। यहाँ पर CRR की बात करी जा रही है, ध्यान में रखिएगा। कैश रिजर्व रेशियो की बात यहाँ पर करी जा रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे आपको और इसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है कि बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराना है। उस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। इसका जो सही जवाब होगा तो वह आप अपने जहन में रखें और इसका जो सही जवाब होगा वह आपको बताना है। 4% इसका सही जवाब होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो रेपो रेट होता है वह 6.25% 2025 के लिए रखा गया है। अगर रेपो रेट पूछता है तो 6.25%, और ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको घटाया गया है, 4.5% से घटा करके 4% कर दिया गया है। और जहाँ तक SLR की बात है वह इस समय 18%। अगर SLR की बात कहता है, वैधानिक तरलता अनुपात की बात कहता है, तो वह आपका इस समय 18% है। इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और ये सारा जो कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बातें ध्यान में रखिएगा कि इसको बैंकों का बैंक, अगर यह पूछता है कि किसके बैंकों का बैंक कहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। और अगर इन केस यह पूछता है आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935। और यह पूछता है कि किस आयोग के तहत इसकी स्थापना हुई थी तो हिल्टन आयोग के तहत हुई थी। तो इसको ध्यान में रखना है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसको एपेक्स बैंक भी कहते हैं, जो सबसे बड़ा बैंक है। और वर्तमान में अगर यह पूछता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इस समय वर्तमान में शक्तिकांत दास जी के हटने के बाद संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर जनरल हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। आइए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। अगर यह पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व किस उसमें है आर्टिकल में तो 36 to 51। अगर यह पूछता है कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। 2 प्रश्न आपको मिल गए। अब यह पूछ रहा है कि इसका वर्णन भारत संविधान के किस भाग में किया गया है। भारत संविधान के भाग से भी प्रश्न आते रहे। आयोग इस तरह के प्रश्नों का चयन करता रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, वह आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन देखिए और आप अपने मन में सोचिए। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहा है, चूँकि यह रिलेवेंट है वर्तमान समय के हिसाब से, कि काले धन की रोकथाम तथा धन शोधन की अपराध की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA कब लागू किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की बात की गई है, जो आज के डेट में बहुत रिलेवेंट है। और यह कब लागू किया गया है यह आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह आज के समय में आप देख रहे हैं जो ED की बात हो रही है
जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, वित्तीय खुफिया विभाग की बात हो रही है, तो इस समय यह थोड़ा सा रिलेवेंट है, इसलिए इसको मैंने चयन किया है। यद्यपि इसका जो शुरुआत इसकी जो हुई थी वह धन शोधन अधिनियम आया था 2002 में और यह 2003 से लागू हुआ, लेकिन मुख्य रूप से जो इसकी स्टार्टिंग होती है वह 2005 से होती है। तो 2005 इसका सही जवाब होगा, इसको अपने ध्यान में रखिएगा, बी इसका सही जवाब होगा। और आपने नाम सुना होगा आज के डेट में मनी लॉन्ड्रिंग का या डर्टी मनी का, यद्यपि इसमें एक सुधार भी हुआ था, धन शोधन निवारण संशोधन अधिनियम जो 2012 में भी लाया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद फेरा है, फेमा है, बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अंतर्गत भारत में उपराष्ट्रपति के पद को व्याख्यात किया गया है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। दो प्रश्न आपको मिल गए। पहला कि अगर यह पूछता है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 64 से लेकर 69 के बीच में, 89 के बीच में वर्णित है, 89 है। और इसमें यह कह रहा है कि वह, अगर यह पूछता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति होता है, यह भी हो गया। वह यह जो पद है वह कहाँ से लिया गया है, यह आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, इनमें आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको ध्यान में रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में आपने देखा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के बहुत सारी बातें हुई और उनको नोटिस किया गया हटाने के लिए। अब यह पूछता है कि उनके विरुद्ध जो अनुच्छेद किसके जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वह 67 के अंतर्गत। याद रखिएगा, मैंने कहा था 64 से लेकर के 89 के बीच में, तो 67B के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में सौंपा जा सकता है सेक्रेटरी को। एक और बात ध्यान में रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू किया, जिसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान रखिएगा, यह लागू किया गया है। यह प्रश्न पूछता है किसने पहली बार लागू किया आज़ादी के बाद, तो यह लागू किया है उत्तराखंड सरकार ने। अब यह यहाँ पे पूछ रहा है किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है। ध्यान में रखिएगा कि यह मेंशन किया गया है 36 to 51 की बात अभी हमने की थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात जो आयरलैंड से लिया गया है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यह उसी के बीच में किसी में है। 44 इसका सही जवाब होगा। आर्टिकल जो 44 है इसमें मेंशन है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया है आज़ादी के बाद। इससे पहले गोवा में यूसीसी लागू है, लेकिन वो आज़ादी से पहले आपको पता होना चाहिए कि गोवा जो है हमारे देश में जब शामिल हुआ बाद में 1867 से ही वहाँ पर यूसीसी लागू हो चुकी है। वहाँ पे जो पुर्तगाली शासन था और उसको बदला नहीं गया, यूसीसी वहाँ पे लागू। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि आज़ादी के बाद, और यह भी अगर यह पूछता है कि यूसीसी कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वर्ष 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान प्रतिशत क्या है। अब यह प्रश्न जो है थोड़ा सा आसान प्रश्न दृष्टिगत हो रहा है, लेकिन इसको लेकर भी अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वह 16% ए होगा, लेकिन कहीं कहीं इसको 17.7%, कहीं 18% भी देता है। डेटा को लेकर के अलग अलग साइट्स पे अलग अलग चीज़ें दृष्टिगत होती हैं, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन 16% वर्तमान में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। और अगर ये पूछता है उद्योग का कितना है, तो उद्योग का इस समय अराउंड 30%, कह सकते हैं कि 27.6% है, जबकि सर्विसेज का इस समय वर्तमान में कहा जा सकता है 53% योगदान। सबसे ज़्यादा योगदान पूछता है जीडीपी में तो सर्विसेज का है 53%, और जो इंडस्ट्रीज का है वो अराउंड 30%, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जो एग्रीकल्चर है वह 16%, 17.7% भी कहीं कहीं देता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए,
चूँकि अब यह आपका सेक्शन जो है समर्पित है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी को, तो उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें टैक्सेस भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, इंडियन पॉलिटी में भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सारे प्रश्नों को समायोजित किया है मैंने और प्रयास ये किया है कि 2 से 3 प्रश्न आपको इस सेट से ही मिल जाए। मैंने बताया है आपसे बार बार कि बहुत भटकना ना पड़े, इस तरह से प्रश्नों का चयन करने का प्रयास रहता है कि जीके की जो प्रॉब्लम्स आपकी है, जो कि स्कोरिंग भी है और आपके सिलेक्शन में बहुत भूमिका भी निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और यह सारे लोगों के लिए समान होता है। तो प्रॉब्लम अगर है तो सभी के लिए है और अगर ईजी है तो सभी के लिए है। तो इसको ध्यान में रखना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है। यद्यपि यह प्रश्न आसान है लेकिन ईयर में इसको लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है। 1960 के डिकेड्स में तो ये स्टार्ट हुआ था, 1960 के दशक में, लेकिन कब इसकी एक्चुअल शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, तो यह है 1966-67। डी इसका सही जवाब हुआ। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि यह स्टार्ट की बात होती है कि कहाँ से अगर ये स्टार्ट हुआ तो यह पंजाब से इसकी स्टार्ट मानी जाती है और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को इसका फादर माना जाता है। वैश्विक स्तर पर यह जो है, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यह जो 1966-67 में स्टार्ट हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और भारत में इसके जो प्रणेता हैं, जनक हैं, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, अभी यह 2024 में ही, तो इसको ध्यान में रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नारा आपको पता होगा, जय जवान जय किसान। और उसके बाद से भारत आत्मनिर्भर हो गया हरित क्रांति के बाद, और बहुत सारी क्रांतियां हैं। श्वेत क्रांति है जो दुग्ध उत्पादन से है, ब्लू रिवोल्यूशन है जो कि फिश प्रोडक्शन से, बहुत सारी हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, बहुत सारी क्रांतियाँ हैं। अमृत क्रांति जो नदियों को जोड़ने से, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। एक दिन में रखिए कि इनको अभी जस्ट MS स्वामीनाथन को अभी जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न इस बार 5 लोगों को मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मैंने कहा था कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न इसको आपको इसमें मिलेंगे। और यह देखिए, किसी देश के विकास के आकलन के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। अगर यह पूछता है कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है, यह प्रश्न अगर आता है तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, यह आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा, पैरामीटर से भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जा रही है, लिटरेसी की बात की जा रही है, पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है, और यह जो है वह शुरू किया गया है। किसके द्वारा रिपोर्ट इसकी की जाती है, पब्लिश किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसका सही जवाब A होगा, और उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है। इसका इस विश्व विकास रिपोर्ट इसको किया जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगर करता है तो वह विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जबकि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है, डावोस, आपको याद होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक में साल 2024 में स्विट्जरलैंड जो है वह पहले स्थान पर है और भारत 134वें स्थान पर है। 193 कंट्री के उसके बिहाफ पर जो सूचकांक बनाया गया इंडेक्स, उसमें 134। अगर यह पूछता है कि मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो 134 है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक के जनक के रूप में महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उनका प्रणेता माना जाता है, ठीक है। और भारतीय नोबेल प्राइज जो विनर इकोनॉमिक्स के थे अमर्त्य सेन, उनका भी योगदान था। बहरहाल बहुत सारी बातें होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संपूर्ण देश के लिए बाध्यकारी पंचायती राज को किस अनुसूची में जोड़ा गया। यद्यपि आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत नागौर से, राजस्थान से 1959 में ही हो चुकी थी, लेकिन बाध्यकारी इसको बनाया गया किसके द्वारा, जब यह आया 73वें संशोधन द्वारा, तो पूरे देश के लिए इसको बाध्यकारी बना दिया कि नहीं, लागू करना ही है आपको। इसको लेकर के बहुत सारी बातें, कई समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, बहुत सारी समितियां हैं, SML सिंघवी समिति। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पंचायती राज के वास्तुकार अगर पूछता है तो बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। और
इसमें ये भी जाना है कि अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय थी, SML LM सिंघवी समिति थी जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात करती थी, और बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय मांग करती है। पहला राजस्थान लागू किया 1959 में नागौर राजस्थान में, उसके बाद फिर उसी साल आंध्र प्रदेश लागू किया। ये सारी बातें हैं। बहरहाल 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया, जो यह 73वां संशोधन हुआ। उसके बाद जो अगर यह पूछता है कि 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका है, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आगे 10वां प्रश्न देखिए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ ने किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हुए संशोधन को तो स्वीकार किया, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन से इनकार कर दिया? प्रश्न देखिए। इन विच केस इन 1973 अ बेंच ऑफ 13 जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द अमेंडमेंट while considering the preamble as a part of the constitution but refused to change the basic structure of the constitution। यहाँ उसने कहा कि संविधान का अंग मान लिया प्रस्तावना को, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं किया सकता। उसमें परिवर्तन की बात की, आपने देखा होगा, पंथनिरपेक्ष और 2-3 शब्द जोड़े गए थे, आप अवगत होंगे। तो यह 13 जजों की पीठ थी, और किस मामले में इसकी बात करी जा रही है दोस्तों? यह हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी थी और यह फैसला आया था। इसको अपने ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है जिसका विज्ञापन वाक्य है विथ यू ऑल द वे? Which is India's largest commercial bank whose advertisement slogan is with you all the way। और यहाँ पर जो अगर यह प्रश्न होता सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, तो वह हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर पूछता है, तो यह मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ नाबार्ड की बात की गई तीसरा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही जवाब हुआ। और नाबार्ड अगर पूछता है, सी जो आप देख रहे हैं नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और यहाँ जो देख रहे हैं भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक, जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसका मुख्यालय अगर पूछता है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो आप अवगत ही हैं, बहुत सारी बातें मैंने बताई थी पहले प्रश्न के दौरान। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1978 में प्रतिपादित हिंदू विकास दर का संबंध निम्न में से किससे है? व्हाट इज द हिंदू ग्रोथ रेट प्रोपाउंडेड बाय इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर राजकृष्ण इन 1978 रिलेटेड टू? अब यहाँ पर अगर यह पूछता है कि हिंदू विकास दर किसने दिया, तो वह हो गया आपका राजकृष्ण, जो भारतीय अर्थशास्त्री थे। अब यह कह रहा है हिंदू विकास दर का संबंध किससे है, तो यह आपको बताना है। और यह दिया था किसने? राजकृष्ण ने। GDP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उससे है। कहीं कहीं पर जो है इसको राष्ट्रीय आय के रूप में भी प्रतिपादित किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका संबंध हिंदू विकास दर से मान जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि किस में यूपी फर्स्ट है। खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में, या सारे में? तो सारे में, ये जो आप देख रहे हैं सारे में उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव सही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आशा करते हैं कि इस लेवल पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि कहीं भी आपको लगता है कि यू हैव नीड ऑफ माय प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, देन यू कैन ज्वाइन विथ अस। और आप व्हाट्सएप करके थोड़ी सी जो राशि अदा करके वो सारी चीज़ें हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीके के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे और आपके जो स्वर्णिम सफलता को तय करेंगे। आप अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर कहीं लगता है तो आप हमसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। रिलेवेंट प्रश्न है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसको देखिए, कभी कभी प्रश्न आसान भी पूछ देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वह 1921 है।
अगर यह पूछता था ये महाविभाजन था, अगर यह पूछता लघु विभाजन वर्ष, तो उस समय आपका 1951 होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये महाविभाजन वर्ष 1921 पहली बार जनसंख्या घटी थी। अगर यह पूछता है लघु विभाजन वर्ष 1951, जनसंख्या विस्फोट का वर्ष भी 1951 था, इसको भी ध्यान में रखना है। 1872 से भारत की जनसंख्या शुरू हुई है लॉर्ड मेयो के समय से, लेकिन नियमित रूप से जो शुरू हुई थी उसको ध्यान में रखना। 1881 से जो रिपन थे उनके समय शुरू हुई। बहुत सारी बातें। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये सारी एग्रीकल्चर भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो अभी फसल भी है, यहाँ पे क्रॉप्स भी है और वैरायटी भी है। तो अब उसको बताना है कौन सही नहीं है। देखिए चारों, जो मक्का है और आम है, काला नमक और यहाँ पर कपास आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें मक्का शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 यह सही है। आम सिंधु प्रजाति सही है। काला नमक जो है कपास अजीत 199 यह सही है। काला नमक चावल की वैरायटी है दोस्तों, यह गलत जवाब है। यहाँ पे याद रखिएगा, काला नमक बौद्धकालीन से ही यह नमक, यह काला नमक चावल चला आ रहा है और यह इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। यूपी का यह है, सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से यह होता है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और इसको एक दिन में ध्यान में रखिएगा, 2013 में जीआई टैग मिला था। और यह इसकी जो यह जो होता है काला होता है, इसको सुगंधित किस्म का है और यह चावल इसका काला होता है। बौद्ध काल से ही यह किया जा रहा है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शिशु, तरुण व किशोर नामक ऋण योजनाएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुद्रा योजना दोस्तों, यह जो है तरुण, किशोर और शिशु, यह एक लोन प्रोसेस है और यह 2015 से ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। यह पूछता है तो 8 अप्रैल 2015 से ही प्रारंभ की गई है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक नया रिसेंट इसमें इन्फॉर्मेशन है कि यह इसमें जो ऋण सीमा थी वह 10 लाख से बढ़ा करके अभी तत्काल में 20 लाख कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है। कह रहा है भारत में मुक्त बाजार सुधार, लिबरलाइजेशन की बात की जा रही है, प्रारंभ करने के वाले किस प्रधानमंत्री को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। और देखिए समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। पीवी नरसिम्हा राव इसका सही जवाब है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह 1991 से 1996 तक यह भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, 2004 से 2014 तक रहे। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ दिखाई रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह आंकड़े जारी किए जाते हैं, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, आसान सा प्रश्न है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? दोस्तों गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, वॉलंटरी रिटायरमेंट से। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चूँकि प्रश्न दोस्तों समय बड़ी तेज़ी से बीत रहा है और मैं जो लास्ट में यही होता है कि हमें तेज़ी से प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना होता है। यही एक प्रेशर होता है एग्जामिनेशन में जब आप सामना करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने बताया आपसे कि इन चीज़ों को अगर आप सुन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में रहेंगी और परीक्षा में जाकर के आप सही करेंगे। अब यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन में के लिए उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया? यानी अस्पृश्यता का अंत अगर यह पूछता है तो यह आपका कौन सा आर्टिकल है? दोस्तों यह आर्टिकल 17 है, ध्यान में रखिएगा। यह मूल अधिकार में आता है। आपको पता है वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, इसमें आता है। संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया था, बाद में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण भी कर दिया गया। इसको भी अपने ध्यान में रखना है। भारत संविधान का अनुच्छेद 21 ध्यान में रखिएगा, जो जीवन जीने का अधिकार की व्याख्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण यह अधिकार माना जाता है। और पहले तो 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हो गए हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको 301 के अंतर्गत कानूनी या वैधानिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। बाद में एक और क्वेश्चन पूछता है 21A, जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार था, जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के लोगों को, बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा की बात करेगी थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यहाँ 4 अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, यह आपको बताना है। दोस्तों अनुच्छेद 330
330 इसका सही जवाब है। अगर 315 की बात कर रहा है तो केंद्र और राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग है उनकी संबंधित है। 343 राजभाषा संबंधित है। 340 जो है वह एक्चुअली जो कमीशन गठित किया जाता है बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के लिए उसकी बात करता है। 330 इसका सही जवाब है। 330, 332 और 335 यह आर रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यू कीप इन योर माइंड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी थी। राष्ट्रपति शासन जो इमरजेंसी राइट्स की बात यहाँ पर की जा रही है और यह कह रहा है किसने डेड लेटर की बात करी थी, इसकी बात की जा रही है। अगर आपके जेहन में है तो आप इसका जवाब दीजिए। बहरहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं KM नाम्बियार, इन्होंने जो आपातकाल था जो 356 उसकी जो बात की थी उन्होंने बताया था संविधान के साथ धोखा बताया था। इसको भी अपने ध्यान में रखिए। जब KM मुंशी जो थे वो ये जो मसौदा समिति के समय या उसके मेंबर थे, संविधान की जो मसौदा समिति बनी थी। और यहाँ पर जो एक ऑप्शन आप देख रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, यह जो थे या शिक्षा मंत्री थे, जो भारत का पहला मंत्रिमंडल जब बना था और 11 नवंबर को इन्हीं के जो बर्थडे के हिसाब से जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इससे भी आप अवगत हो लीजिएगा। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछता है। बहरहाल इसका आंसर हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है, और यह होता है वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर। सी इसका सही जवाब हुआ। यह संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद 268 लेकर 280 के बीच में केंद्र और राज्य के द्विपक्षीय वित्तीय संबंध निर्धारित किए गए हैं। याद रखिएगा, राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन संबंधी संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का अभी गठन किया है। अरविंद पनगड़िया इसके चेयरमैन हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अरविंद पनगड़िया इससे पहले वित्त नीति आयोग के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे। चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वर्तमान में वह जो है वित्त आयोग के चेयरमैन 16वां चल रहा है। बढ़ते हैं। और अगर वर्तमान में नीति आयोग का चेयरमैन पूछता है तो सुमन बेरी है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं और उसके उपाध्यक्ष होते हैं वित्त नीति आयोग के। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। तेजी से प्रश्नों को सॉल्व करते कम से कम 4 राज्य में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं। दोस्तों, यह कहा गया है SR बोमई मामले में। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, आ गए 26वें प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं जगजीवन राम, यह सही है। जगजीवन राम यह जो थे यह कृषि मंत्री थे, या जो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है श्रम मंत्री थे। इसके बाद आप देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यह रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, यह गलत है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वह उस समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। इसको अपने जहन में रखना है कि वह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, जबकि सरदार बलदेव सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो बाद में राष्ट्रपति हुए भारत के, वह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके आधार पर जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका वर्णन, यह पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 148 में। लेकिन यह पूछ रहा है कि किस समिति के मित्र मार्गदर्शक एवं दार्शनिक के तौर पर कार्य करता है। दोस्तों, यह करता है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति, उसके दार्शनिक के तौर पर यह कार्य करता है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यह भी पूछता है कि वर्तमान में CAG कौन है, तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद के संजय मूर्ति इस समय CAG है। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, बढ़ते हुए हम आ गए 29वें प्रश्न के पास। और यह प्रश्न कह रहा है कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है भले ही उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो यह होता है
अटॉर्नी जनरल। भारत का जो महान न्यायवादी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह पार्टिसिपेट करता है, भले ही वह वोटिंग नहीं करने का अधिकार उसको नहीं होता है। और वर्तमान में आर वेंकटरमणी इस समय महान न्यायवादी हैं। बढ़ते हैं लास्ट में अंतिम प्रश्न की तरफ। एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे टेस्ट सीरीज, मेरे प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, तो आप हमको व्हाट्सएप करके थोड़ी सी राशि अदा करके वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने स्वर्णिम भविष्य की राहें तय कर सकते हैं। इस अंतिम प्रश्न को देखते हैं। बीमा उद्योग को विनियमित, और एक बात और कहेंगे कि कमेंट करिए, लाइक करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। कहता नहीं हूँ, ना ऑप्शन पढ़ता हूँ, समय भी नहीं लेता आपका, चीज़ों को बताने में समय लेता हूँ। बहरहाल बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से 1999 से स्थापित है। अगर पूछता है कि इरेडा की स्थापना कब हुई, तो 1999 में यह अधिनियम आया था उसके अकॉर्डिंगली। और यह पूछता है इरेडा किससे संबंधित है, तो बीमा से संबंधित है। और यह इसका पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, अपने जेन में रखिएगा। और हम इसको जा रहे हैं अब सबमिट करने। रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट जो है यहाँ पर अभी दृष्टिगत होगा, और यहाँ व्यू रिजल्ट देखते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिजल्ट। देखिए इसमें एक प्रश्न जो है कहीं इनकरेक्ट है, इसको सही करना होगा। और यह मैंने यहाँ इसको दिया नहीं है, ये प्रश्न जो है 4%, इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप अवलोकित करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।